आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आईसिस यानी कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन में शामिल होने के बावजूद देश का एक नौजवान अरीब मजीद वापस हिंदुस्तान आ गया है। उसके परिवार वालों ने राहत की सांस ली है कि उनके जिगर का टुकड़ा, जिसकी पहले मरने तक की खबर आ गई थी, वो सही सलामत है और वापस घर लौट आया है। लेकिन आईसिस के लिए जिहाद का झंडा उठाने वाले मजीद की वतन वापसी से बहुत से लोगों की बेचैनी भी बढ़ गई है। वो आतंकी संगठन जो जानवरों की तरह इंसानों की बलि लेता है और कैमरे पर रिकॉर्ड करके उसे दुनिया भर में प्रचारित करता है। दरिंदों की वो जमात जिसके हाथ हजारों मासूमों के खून से रंगे हैं, उनके चंगुल से निकलकर अरीब मजीद आखिर वापस कैसे आ गया? मजीद के जिहादी बनने के पीछे जिम्मेदार कौन है? अब मजीद के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? जाहिर है सवाल पूरे देश की सुरक्षा का है, इसलिए सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी माना कि आतंकी गुटों के प्रति देश के युवाओं का आकर्षण चिंता का विषय है, पर सरकार आतंकियों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। ऐसे में जब देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर अरीब मजीद पर है, हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, देश में आईएसआईएस के विस्तार को कैसे रोकेंगे मोदी? क्या जहरीली सियासत पैदा करती है आतंकवाद? इसी पर होगी बहस। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, देश में खूंखार आतंकी संगठन आईसिस का विस्तार कैसे रोकेंगे मोदी और क्या जहरीली सियासत से पैदा होता है आतंकवाद? बहस करने के लिए बीजेपी से श्रीकांत शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस से मीम अफजल हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, और यहां स्टूडियो में मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, धर्मगुरु। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल मीम अफजल साहब आपसे, ये जो लड़का लौटा है मीम अफजल साहब, अरीब मजीद, इसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? अच्छा मीम अफजल साहब, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। मौलाना नोमानी, आपके हिसाब से इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए? आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, देखा होगा आपने कि 20,000 वेबसाइट्स खंगालने के बाद पूरी मेहनत करके ये आईसिस में शामिल हुआ और उसके बाद अब ये देश लौटा है। वो भी इसलिए बोल रहा है क्योंकि मुझे वहां पर आतंकियों ने लड़ने की इजाजत नहीं दी, दूसरे काम में लगा दिया था। इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए नोमानी जी? देखिए, इसके लिए जो है अपने देश में कानून जो है, कई कानून जो है बने हुए हैं, कानून को अपना काम जो है वो करने देना चाहिए। लेकिन यह है कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो प्रश्न ये है कि ये बच्चे जो है वो ऐसे आकर्षित नहीं हो गए हैं। कोई न कोई जो है आदमी जो है इसके पीछे है और कोई न कोई जो है होगा जिसने जो है इसको इस तरफ जो है प्रेरित किया। नहीं, उसको पछतावा नहीं है कोई नोमानी साहब? नहीं, वो लड़का अभी भी कह रहा है मुझे कोई पछतावा नहीं है। नहीं, कह रहा है मैं तो गया था लड़ने, मुझे लड़ने नहीं दिया, मैं इसलिए वापस आ गया। नहीं, तो यही तो देखना है ना कि इसका ये जो है जहन जो है वो कैसे बना, ये जो मानसिकता जो बनी है वो कैसे बनी है। 20,000 वेबसाइट्स उस लड़के ने खंगाली हैं आईसिस में शामिल होने के लिए। तो कोई न कोई आदमी जो है इसके पीछे है जिसने जो है ब्रेन वॉशिंग की है इसकी और इस तरह इसका जहन बनाया है। इसने जो है इस तरह चीजें देखी होगी। ये जो है कोई जो है वो धार्मिक आदमी नहीं है। मानते हैं ना कि नरमी नहीं बरतनी चाहिए? देखिए, कानून को जो है अपना काम करते रहना देना चाहिए और मैं ये मानता हूं कि देश की जो है सुरक्षा और जो है प्रभुसत्ता ये सर्वोपरि है। और इसके इस हवाले से जो है वो किसी के साथ जो है वो समझौता नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी समुदाय या धर्म से वो व्यक्ति संबंध रखता हो। ठीक है, एक और सवाल, एक सेकंड में आ रहा हूं श्रीकांत जी आपके पास। ब्रिगेडियर मिश्रा, आपके हिसाब से इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए? गंभीर मामला है, ये आईसिस के साथ इराक और सीरिया में लड़कर आया है जिहाद का झंडा उठाकर। क्या होना चाहिए ब्रिगेडियर मिश्रा इसके साथ? मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अहम इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का मामला है और इसके साथ सिर्फ इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ इसी के तहत नहीं काम होना चाहिए, बल्कि पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी भारत के लिए साबित हो सकता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब दो देशों में लड़ाई होती है और कोई किसी भी देश का, पर्टिकुलरली मैं खुद अपने देश का एग्जांपल साइट करना चाहता हूं, जब 1962 में वार हुई थी, चीन ने भारत पर अटैक किया था, तो भारत के तमाम ऑफिसर्स और सोल्जर्स वो कैदी बनाए गए थे और जब उनको रिपैट्रिएट किया गया तो उनको डिटेंशन में रखा गया था और डिटेंशन में पूरी इंक्वायरी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो कि अपने सोल्जर्स थे, अपने ऑफिसर थे और भारत के सेना के आदेश पर लड़े थे, तो उनको डिटेंशन में रखा गया था
उनकी पूरी इंक्वायरी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग क्लियर किए गए थे वही वापस आए थे। इसलिए नरमी का कोई सवाल नहीं उठता है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी अहम बात है वो ये है कि अगर जिस आदमी में कोई रिमोर्स नहीं है, कोई कंपंक्शन नहीं है, और उस आदमी में कोई रिपेंटेंस नहीं है कि मैं जाके एक आतंकी संगठन के साथ मैंने लड़ाई किया, तो ये और भी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात पर भी सतर्क रहना पड़ेगा। ब्रिगेडियर मिश्रा आता हूं आपके पास। श्रीकांत जी, आरोप ये लग रहा है कि देश में जब जब जहरीली सियासत हुई है, इसी तरह से आतंकवाद पैदा होता है, इसी तरह से नौजवान हैं वो बहक जाते हैं, उनका आकर्षण इस तरह की घटनाएं, इस तरह के आतंकी संगठनों की तरफ बढ़ जाता है। इशारा आपकी तरफ है, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान आते हैं उनकी तरफ है। श्रीकांत जी, देखिए, बहुत बेबुनियाद आरोप है ये, जिस तरह से ये आरोप लगाने की कोशिश हमारी तरफ की जा रही है। और मैं मानता हूं कि मानक जी अब तक जिन लोगों ने इस देश को रूल किया है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का भी मानसिकता थी कि बांटो और राज करो, और अब लंबे समय तक आजादी से लेकर आज तक जिन लोगों ने राज किया देश में, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन आज बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि आज हमारा देश का जो मुस्लिम नौजवान है वो भटक रहा है, और कितनी उसने वेबसाइट को रिसर्च किया है, कितना शोध उसने किया है, और शोध करने के बाद में वो इराक चला गया लड़ने के लिए। तो एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। हालांकि हम लोग हमेशा से इस बात में विश्वास करते हैं कि भारतीय मुल्क का प्रत्येक नागरिक जो अपनी देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता में भरोसा करता है, वो किसी भी आतंकवादी के आतंकवादी संगठन के बहकावे में नहीं आने वाला है। हम बातें बहुत करते हैं और इस पर हम गंभीरता से चिंतन भी करते हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन आज मानक जी, ऐसा हो नहीं रहा है, लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लोग बहक रहे हैं, लेकिन कहीं ना युवा बहक रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 4 तो यही थे महाराष्ट्र के, इसके अलावा हैदराबाद में भी बहुत सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। आईसिस का फुटप्रिंट देश के कई शहरों में देखा जा रहा है। बिल्कुल, आज मानक जी गंभीरता से पूरे देश को एकजुट होकर ये इस तरह की जो बीमारी हमारे देश में पनप रही है, सबको मिलकर इसको समाप्त करने की जरूरत है। इस पर राजनीति से इसको अलग हटकर रखा जाए, क्योंकि देखिए नौजवान, आज जो नौजवान हैं जो बाहर चले गए हैं, आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ा किसी को है तो उनके परिवारों को पीड़ा हो रही है। तो इस देश में जो धार्मिक गुरु हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है, परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो ताकतें हैं, जो बाहरी ताकत जो हमारे देश की कहीं ना कहीं एकता और अखंडता को तार करने की जो कोशिश कर रही हैं, उन सबके खिलाफ एकजुट पूरा 125 करोड़ जनता को एक साथ खड़े होने की बिल्कुल सही है, साथ में लड़ना पड़ेगा। लेकिन श्रीकांत जी, आप कह रहे हैं धर्मगुरुओं को करना पड़ेगा, नोमानी साहब आप कह रहे हैं सरकार को करना पड़ेगा। नहीं, जिम्मेदारी किसकी है ये नोमानी साहब? ये सबकी जिम्मेदारी है। जो है वो कह रहे हैं धर्मगुरुओं को करना पड़ेगा, उनका काम है ये। नहीं, धर्मगुरु का भी है, सरकार का भी है, और घर के लोगों का है, पास पड़ोस के सबके लोगों का है। वो होता यह है कि जो धार्मिक गुरु हैं और जो संगठन है और जो मदरसे हैं, मसाजिद हैं, तो इनसे जो है ये लोग संपर्क में नहीं रहते हैं, ये अलग थलग रहते हैं। इनको मालूम नहीं है कि जो है सीरिया और जो है इराक में जो है लगातार नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, धर्मगुरुओं से संपर्क में तो रहते हैं। वो जो है नमाज पढ़ने से आदमी संपर्क में नहीं आ जाता है। अच्छा। वो न जो है इमाम को पता होता है, नहीं इसको पता होता है। हम जो है मस्जिद में जाते हैं, लेकिन इमाम के बारे में पता नहीं होता है। तो ये लोग जो है वो एक तरह की जो फैंटेसी। अच्छा, पॉलिटिक्स भी आपको लगता है जिम्मेदार है इसके लिए, जिस तरह की पॉलिटिक्स देश में होती है? नहीं, पॉलिटिक्स जो है वो किसी न किसी कारण है, लेकिन यह है कि इसके आधार पे जो है कोई आदमी आतंकवादी बन जाए या आतंकवादी जो संगठन से जुड़ जाए, इसको जो है वो जायज करार नहीं किया जाए। मीम अफजल साहब जुड़ गए। मीम अफजल साहब, सवाल ये हम पूछ रहे हैं कि क्या मोदी देश में इस आईसिस के विस्तार को रोक पाएंगे, और दूसरा ये भी है क्या जहरीली सियासत से ये आतंकवाद फैल रहा है? मीम अफजल साहब, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अरीब मजीद नाम का ये लड़का लौटा है इराक से, सीरिया से, और आईसिस का झंडा उठाकर वहां लड़कर आया है, और अभी भी उसको पछतावा नहीं है अपने किए पर। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, इससे पता लगता है चुनौती कितनी गंभीर है। मीम अफजल साहब, कौन जिम्मेदार है इस हालात के लिए कि ये नौजवान हमारे आकर्षित हो रहे हैं आतंकी गुटों की तरफ? देखिए, अभी भी उसको पछतावा नहीं है। मानक जी, मेरा ख्याल है, मैं अगर ये बात कहूंगा जो आपने दूसरा सवाल कहा, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। ये तो सोचने की बात है। आपने जिक्र भी किया
और यहाँ पर आपने उस सवाल को उठाया भी। ये तो देश को समझना पड़ेगा कि इस तरह की सोच क्यों बनती है। दूसरी बात ये, इसकी हिमायत किसी हालत में भी नहीं की जा सकती। न कोई मुसलमान कर सकता है, न कोई मुस्लिम जमात कर सकती है। मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं हमीद साहब, उन्होंने बहुत सफाई के साथ जो बातें कही, लेकिन एक बात मैं कहूंगा जरूर कि एक तरफ तो देश के कानून को काम करना ही चाहिए इसके अंदर। हाँ। और ये इसमें एक बड़ा अहम मसला है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिला दूं कि इराक की सरकार से हमारे ताल्लुकात हैं और अगर उस सरकार के खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है बाहर और उससे जाकर हमारा कोई नौजवान जुड़ने की कोशिश करता है तो ये अपने आप में बड़ा जुर्म है और उसके तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई है और मैं समझता हूं उसमें कहीं किसी भी तरह की कोई रियायत करने का सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपने एक सवाल का जवाब तो दे दिया। आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। मैं उसी दूसरे पे आ रहा हूँ। अफजल साहब, उस सवाल का भी जवाब दीजिए आप, क्योंकि वहां कटघरे में आपकी पार्टी भी खड़ी है, आपकी पार्टी के नेता भी इस तरह के जहरीले बयान देते हैं और वे उस तरह की सियासत भी करते हैं। हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा है, बर्दवान में कैसे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। देखिए, आतंकवादी कहीं भी पकड़े जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी पार्टी ने ऐसा कौन सा बयान दिया, मुझे नहीं मालूम कौन सा इशारा आप कर रहे हैं। मैं जहरीली राजनीति की बात कर रहा हूं आपकी पार्टी के। आप कहें तो अभी नाम गिनवा देता हूं। जहरीली राजनीति मानक जी, मुझे आप बताइए इस देश के अंदर जहरीली राजनीति कौन करता रहा है और किसको उसका फायदा या नुकसान हुआ है। हमारी पार्टी को जहरीली राजनीति करने का नुकसान ही नुकसान है, कभी फायदा हो ही नहीं सकता है। सर, मीम अफजल साहब, आप इसीलिए इस सवाल से बच रहे थे क्योंकि आपको पता था कि आपकी पार्टी के नेता भी उस तरह के बयान देते हैं, आपकी पार्टी भी वैसी राजनीति करती है। सोनिया गांधी भी शाही इमाम से मिलने जाती है वोट मांगने के लिए। दिग्विजय जी ओसामा जी बोलते हैं। इमरान मसूद, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में उन्होंने क्या कहा। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। शाही इमाम से मिलने का मतलब किसी हालत में आतंकवाद को प्रोटेक्शन देना नहीं है। शाही इमाम से बीजेपी ने भी मुलाकात की थी ऐसी, और कल उनके यहाँ जो दावत थी उसके अंदर हर्षवर्धन साहब खुद गए थे, ये बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, दिग्विजय जी जब ओसामा जी बोलते हैं तब, ओसामा जी बोलते हैं, ओसामा जी तब नहीं, वो गलत है। वो ठीक है, वो नहीं बोलने की जरूरत है, लेकिन उसकी वजह से आप ये कह देंगे पूरी पार्टी को आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। दिस विल बी अ रॉन्ग कंक्लूजन। आपने पहले जो सवाल उठाया, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं और उसके तरफ मैंने आपका ध्यान भी दिलाया था कि दो अहम बातें हैं। एक तो एक सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी तहकीक करनी चाहिए और कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। और अगर वो लड़का ये कहता है कि मुझे कोई गलती पर अपना एहसास नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे धर्म गुरुओं का ये फर्ज है कि वो उनको बुलाया जाए और उनसे बात कराए। नोमानी साहब जैसे आदमी को जाकर इनसे बात करके बताना चाहिए कि इस्लाम की सही रूलिंग क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है। किसी का गला काटने से इस्लाम की कोई खिदमत नहीं होती, ये इस्लाम की दुश्मनी है। और ISIS जो कुछ भी कर रहा है इस देश के बाहर, जो कुछ भी कर रहा है, हिंदुस्तान की किसी भी मुस्लिम तंजीम ने वो ठीक है ना कभी हिमायत की है, वो ठीक है, वो सही है, बिल्कुल सही है। श्रीकांत जी एक सेकंड, बिल्कुल सही है, करेंगे। मीम अफजल साहब, बच्चा ISIS के खिलाफ है, बिल्कुल सही है। ये सारी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन मैं दूसरा सवाल फिर से पूछ रहा हूं, ये जहरीली सियासत से क्या आतंकवाद पैदा होता है? श्रीकांत जी, मीम अफजल साहब इशारों में बीजेपी की तरफ रुख मोड़ देते हैं, बोल रहे हैं कौन सी पार्टी जहरीली सियासत करती है, किसको फायदा होता है, देश जानता है। आप ही की तरफ निशाना है। श्रीकांत जी, देखिए मानक जी, निश्चित रूप से क्योंकि अभी तक इन लोगों ने 68 आजाद जब से भारत हुआ है तब से लेकर आज तक इन्हीं की सरकार है। हमारी तो 26 मई 2014 को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। वाजपेयी जी की सरकार थी पहले, लेकिन वो बहुमत की सरकार थी, सभी का दलों का उसको सहयोग प्राप्त था। एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की है, लेकिन पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आज बनी है। और हम तो ये मानते हैं कि हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास, और हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। आप अभी तक देख सकते हैं, लेकिन जो बात आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जहरीली जो राजनीति की आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसको अगर हम राजनीति से जोड़ेंगे तो मैं मानता हूं कि ईमानदारी से हम इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल राजनीतिक मसला है, सबसे ज्यादा जरूरत है अपना बिल्कुल राजनीतिक मसला है, भटक रहा है, उसको एकजुट करने की जरूरत है। ये 100% राजनीतिक मसला है मानव जी, जिस तरह से राजनीति से जोड़ना नहीं, राजनीति के जरिए से इसको हल किया। मीम अफजल साहब, आप ये राजनीतिक मसला है श्रीकांत जी, बीच में आपको और हम
हमको और आपको सभी देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जब तक मिलकर हम इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, मीम अफजल साहब, तब तक इस समस्या श्रीकांत जी अच्छी बातें करके कैसे होगा? आज श्रीकांत जी अच्छी बातें कि मिलकर रोकेंगे, धर्मगुरुओं का भी काम है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, ये अच्छी बातें करने से नहीं होगा। हम देख रहे हैं आईसिस के झंडे आ रहे हैं, आईसिस के पोस्टर देश में दिखाई दे रहे हैं, ये लड़के आईसिस के लिए लड़ने इराक जा रहे हैं, सीरिया जा रहे हैं, ये सब हो रहा है अभी, ये पुरानी बात नहीं है। श्रीकांत जी आप कह रहे हैं मिलके करना होगा, कब करेंगे? बड़ी अच्छी बातें लगती है सुनने में कि ऑपोजिशन भी साथ आ जाए, सरकार भी साथ आ जाए, धर्मगुरु भी साथ आ जाए, राजनीति इस पे ना करें। मानक जी, मैं तो ये कहूंगा कि समाज के सभी वर्गों को इंक्लूडिंग मीडिया, जब तक हम एक मुहिम इसके खिलाफ नहीं चलाएंगे, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी अगर कोई करता है तो उसको हम जब तक अलग थलग नहीं करेंगे। देखिए, बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मसला है। फ्राइडे की नमाज के बाद धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नौजवान यूथ को समझाने का प्रयास करें, उनको भड़काने की कोशिश ना करें। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन नौजवानों को देश की मुख्य धारा में शामिल करें। अच्छा, एक बात बताइए, अखंडता का पाठ उनको। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि जो लोग दुहाई देते हैं, अच्छा एक बात बताइए, लड़ने की है, कोई मिसाल दीजिए। ठीक है, एक बात बताइए, एक सेकंड मिसाल दीजिए। हाँ, जुमे की नमाज के बाद कौन भड़काता है, ये मिसाल दीजिए कोई। ये टेलीविजन चैनल पर जो आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण होता है, ये मुझे बताए कहां पर होता है? फिर राजनीति कर रहे हो, देश को कितने टुकड़े। नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा, आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति मैं आज राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। आपको जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया है, हमको उखाड़ कर फेंक दिया है, लेकिन आप इस राजनीति को 100% करते हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, आप 100% राजनीति कर रहे हो। क्या करें, मुसलमानों को गंगा जमुना में बहा दें क्या? जिम्मेदारी क्या है? बंगाल की खाड़ी में धक्का दे दें क्या? मुसलमान 15 करोड़ मुसलमान हैं, उनका कोई हक है इस देश के अंदर या नहीं है? बाटला इनका, अगर वो अपना हक मांगते हैं तो राजनीति हो गई। वहाँ नौजवान शहीद हो गया था, उसकी शहादत पर भी सवाल खड़ा किया था आप लोगों ने। एक तरफ सरकार मेडल दे रही थी, दूसरी तरफ जुडिशियल इंक्वायरी आप करा रहे थे। यही होता है, बिल्कुल सही है। श्रीकांत जी एक सेकंड रुक जाइए, मीम अफजल साहब एक सेकंड रुक जाइए, मीम अफजल साहब एक सेकंड, यही होता है जब भी ये मुद्दा उठता है। एक सेकंड मीम अफजल साहब, एक सेकंड, मानक जी तो कह रहे थे इसी को कहते हैं जहरीली सियासत। मीम अफजल साहब एक सेकंड, मीम अफजल साहब, मैं इसीलिए मुझे पता था कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा ये बताइए, आपके हिसाब से सरकार का कितना रोल है ब्रिगेडियर मिश्रा, और क्या महाराष्ट्र सरकार को, तब की महाराष्ट्र सरकार को क्या इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जब ये लड़के 25 मई को अपने देश से इराक गए थे आईसिस के लिए लड़ने? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जितना भी यह आतंकवाद जो फैल रहा है, आईएसआईएस का जो प्रयास हो रहा है कि भारत के नौजवान भी आईएसआईएस ज्वाइन करें, और जो उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आईएसआईएस के गिरफ्त में लेने का जो प्रयास हो रहा है, इसमें मैं समझता हूं कि इसको प्योरली इंटरनल सिक्योरिटी मैटर के तरीके से डील करना चाहिए। मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें यह कहा है कि आतंकवाद का कोई भी कारण हो, आतंकवाद की कोई भी जड़ हो, आतंकवादी कोई भी हो, और उसका कोई भी एक जो उसकी सेंसिटिव पॉइंट हो, उसका कोई परवाह नहीं है। आतंकवादी आतंकवादी है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब में जब आतंकवाद था और नॉर्थ ईस्ट में जब आतंकवाद था, तो यह सियासत के तरीके से इसको टैकल नहीं किया जा रहा था। और यह टैकल हुआ। सवाल मेरा यह था, तब की महाराष्ट्र सरकार को क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए? मैं उस ऑपरेशन में शामिल था, उसको प्योरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ब्रिगेडियर मिश्रा, क्या तब की महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? और उनके रूल में, उनके राज में 4 लड़के गए थे इराक लड़ने के लिए, जिहादी बनने के लिए। मैं कहना यह चाहूंगा कि सरकार का तो कोई अपना एक्शन नहीं था उनको भेजने का, लेकिन जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल है, ठीक है, एक मैटर हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिगेडियर मिश्रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिना अनडिटेक्टेड। ब्रिगेडियर मिश्रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यह हुआ श्रीकांत जी, इसका मतलब यह हुआ
कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे बांग्लादेशी आतंकवादियों का बर्दवान ब्लास्ट के बाद छुपे हुए आतंकियों का मुद्दा आप उठा रहे हैं और आप ममता को घेर रहे हैं, ममता बनर्जी को, वहां की सरकार को, इसका मतलब सरकार का रोल नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा मानक जी, सरकार का भी, धार्मिक गुरुओं का भी, समाज के सभी वर्गों का भी, मीडिया का भी, जो आतंकवादी है उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वो एक ए धर्म से आता है या बी धर्म से आता है, जब हम धर्म की राजनीति शुरू कर देते हैं आतंकवाद के साथ, इसका मतलब है कि हम उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, हम वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो वोट बैंक की राजनीति हिंदुस्तान में जो लोग कर रहे हैं, देश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है। वो 414 से 44 पर आ गए हैं। अब राष्ट्रवाद की राजनीति करने वालों को इस देश में मौका मिला है। उनकी 6 महीने की सरकार है, जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। और मैं आपके चैनल से यह आश्वासन देता हूं, कोशिश करता हूं देने की कि भाई इस देश में शांति और अमन रहेगा। आप मतलब ये भरोसा दे रहे हैं, आप भरोसा दे रहे हैं देश का कोई भी लड़का, आप ये भरोसा दे रहे हैं देश का अब कोई भी लड़का आईसिस में शामिल होने नहीं जाएगा, अलकायदा की तरफ से झंडा नहीं उठाएगा, किसी आतंकवादी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा? मैं इस बात का कोई भरोसा नहीं दे रहा, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, इस बात का कोई भरोसा नहीं दे रहा हूं। लेकिन इस देश में सबको समान न्याय मिलेगा, जो कि अब तक कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के तहत समान न्याय नहीं मिलता था। लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। वर्तमान में धमाका हुआ, वहां की सरकार को चाहिए था कि ईमानदारी से जांच करे। वहां की मुख्यमंत्री कह रही है कि धमाका कराया गया है। जब इस तरह की राजनीति इस देश में होगी मानव जी, तब हम आतंकवाद से ईमानदारी से नहीं लड़ सकते। आज जरूरत है आतंकवाद से सबको एकजुट होकर अच्छा ठीक है, राजनीति को छोड़कर, ठीक है, बिल्कुल सही है, लड़ने की जरूरत, बिल्कुल सही है नोमानी साहब। ठीक है नोमानी साहब, आपने सुना श्रीकांत जी कह रहे हैं कि नमाज के बाद भी बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं, या मदरसों में बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, जहर फैलाते हैं और खुद बहकाते हैं। ये बिल्कुल निराधार आरोप है और बहुत जो है सही जो है वो प्रश्न किया था भाई मीम अफजल ने कि ये जो किसी भी मुद्दे का आप जो जनरलाइज कर देते हैं कि जो है इस तरह होता है। अगर आप जो है उदाहरण दें कि फला जगह, मैं पहले कह रहा था कि किसी भी संगठन या व्यक्ति जो भी इस तरह की कार्रवाइयों संलिप्त है तो चिन्हित करके जो है वो कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे ये कह देना कि मस्जिद से ये बात हो रही है, जुमे के जो है भाषण में ये कहा जाता है, मदरसों में जो है सही जो है शिक्षा दी जाती है, तो ये जो आप जो है आरोप को जो है और जो है झूठ को जो है वो बहुत उसको बड़े दायरे में फैला देते हैं। इसी से जो है वो मसला हल नहीं हो रहा है, समस्या। श्रीकांत जी, तो श्रीकांत जी झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं जो सीमित दायरे में बात है, जो सीमित दायरे में बात है, चिन्हित करके उसको बहस कीजिए। आप कहते हैं जुमे में कौन, कहाँ पे जो है जुमे में कौन जो है भाषण दे रहा है, भड़का रहा है, आप जो चिन्हित कीजिए। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, मैं स्पष्ट करूंगा। श्रीकांत जी, मैं स्पष्ट करूंगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सब जगह होता है, मैंने कहा कि कुछ लोग जैसे श्रीनगर में आपने देखा, श्रीनगर में हमेशा जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती है, आर्म फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, और ये वो लोग करते हैं जिनके बच्चे श्रीनगर में नहीं पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। अरे भाई, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, और वहाँ ISIS का बैनर लेकर लोग घूमते हैं। पत्थरबाजी जो है लखनऊ, दिल्ली और जो है गुवाहाटी में भी होती है। ये कोई बुनियाद नहीं है। कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो भड़काते हैं जो है वो देश के खिलाफ जो है, यही तो है, मस्जिद यही दुर्भाग्य है देश का कि राजनीति करने की कोशिश आप फिर कर रहे हैं। आप नौजवानों को बचाने की बजाय फिर राजनीति कर रहे हैं। आपने आतंकवाद के खिलाफ जो है कहाँ जो है सम्मेलन किया, हमने 200 से ज्यादा सम्मेलन किया, रामलीला मैदान हमने जो है 5 बार आपने कभी किया है सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ? अच्छा ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, इसी पॉइंट से उठाएंगे बहस। ठीक है, ब्रेक ले रहा हूँ, आपने कभी आतंकवाद के खिलाफ कोई भी सम्मेलन किया? ठीक है, नोमानी साहब का आरोप है कि बीजेपी ने आतंकवाद के खिलाफ क्या किया है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, इसी पॉइंट से उठाऊंगा डिबेट को। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आज का सबसे बड़ा सवाल है, देश में खूंखार आतंकी संगठन आईसिस का विस्तार कैसे रोकेंगे मोदी? क्या जहरीली सियासत से पैदा होता है आतंकवाद? बीजेपी से श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस से मीम अफजल, डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर मिश्रा और यहां धर्मगुरु मौलाना नोमानी मेरे साथ स्टूडियो में। ब्रेक से पहले श्रीकांत जी, नोमानी साहब कह रहे थे आपने किया क्या है आतंकवाद के लिए? राजनाथ सिंह जी मान तो रहे हैं कि आईसिस के प्रति जो युवाओं का आकर्षण बढ़ रहा है बहुत चिंता का विषय है, वो कह रहे हैं लेकिन करेंगे क्या आप? किया क्या है आपने? देखिए, देश में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कानून है और उसको मजबूती देंगे, और लोगों को भरोसा, आपस में भरोसा पैदा होना चाहिए कि भाई ये सरकार सबकी सरकार है। अब तक जो आपके साथ होता रहा,
कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करते रहे और कांग्रेसियों ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, वो गरीब अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बताइए, आप बहुत बड़े लंबरदार बनते हैं मुसलमानों के। हाँ ठीक है, ये बताइए, जो लड़का गया था इराक, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप तब की महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं तो किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूं कि जो पूरे देश दुनिया के अंदर जो माहौल बना हुआ है आज, अगर आप अमेरिका में जो अटैक हुआ था उसमें आप देखें तो उसमें भी पढ़े लिखे मुसलमान थे। लंदन में जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी आप देखेंगे पढ़े लिखे मुसलमान थे। तो आप कहीं ना कहीं हमको सबको मिलकर, फिर मैं कह रहा हूं आपको मानक जी, पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है, पूरे सब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की अवेयरनेस लेकर आए। गार्जियंस खुद अपने बच्चों की चिंता करें, धार्मिक गुरु अपने बच्चों की चिंता करें, और सरकारें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि कहीं कुछ गलत ना हो। किसी अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा मिले, अगर कोई अपराधी नहीं है तो कम से कम उसको किसी तरह की सजा ना हो, उसका किसी तरह से कोई प्रताड़ना उसकी ना हो। इस बात का बहुत विशेष ध्यान आज रखने की जरूरत है और मैं मानता हूं कि हमारी सरकार इसका विशेष ध्यान रखेगी। लेकिन एक बात और मानक जी, अब तक क्या होता रहा है, जैसे कहीं कोई धमाका हुआ, जैसे पटना में ब्लास्ट हुआ, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने कराया है। बेंगलोर में बीजेपी दफ्तर में ब्लास्ट हुआ, शकील अहमद ने कहा कि बीजेपी ने कराया है। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स जब तक समाप्त नहीं होगी, हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लगता है कि ईमानदार नहीं है। मीम अफजल साहब, देखिए मानक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि हर बात को जो ये कहते हैं कि सियासत हो रही है इसमें, इस बात को मुझे तो कम से कम कभी कोई शर्मिंदगी नहीं होती अगर सियासत की बात होती है। सियासत कोई जुर्म नहीं है। अगर सियासत ना करते तो मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री ना बनते। सियासत से ही सारे मसले हल होते हैं। अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब और समस्याएं भी होती हैं, मसले भी हल होते हैं और समस्याएं भी सियासत से होती हैं। जो मसला था वो लॉ एंड ऑर्डर, नहीं सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कही उसमें भी सियासी फैसला लिया गया था। तभी लॉ एंड ऑर्डर का मसला लेकर के और सियासतदानों ने यह तय किया कि हाँ हमको इसको डील करना है और डील किया। और इसी तरह इस मसले को भी सियासतदानों को ही तय करना पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी इस तरह की कोई बहस होती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे पे भिड़ जाते हैं। हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया था, जहरीली सियासत। मैंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार इसलिए किया था कि अगर मैं ऐसा कुछ भी कहूंगा तो अभी श्रीकांत जी मुझसे लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जहरीली सियासत की जब भी बात आएगी, ये आप भी जानते हैं और देश भी जानता है किसका जिक्र पहले आएगा, तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करता। मेरा ये मानना है कि ईमानदारी के साथ इस बात को देखना चाहिए कि ये लड़के जो गए, इनको किन हालात ने ऐसा सोचने पर मजबूर किया, और आज अगर वो कहता है कि कोई गलती नहीं की, आपको क्या लगता है? आप ही बताइए, आपको आपके पीछे इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, मदरसे में इसकी तालीम हुई है? नहीं, क्या वजह है मीम अफजल साहब, आपके हिसाब से क्या वजह है? क्या इसकी मदरसे में तालीम हुई है? क्या किसी जुमे की नमाज के बाद इसने ये आकर्षक हुआ इस तरह का जो श्रीकांत जी ने कहा? तो मैं श्रीकांत जी से भी कहूंगा, आप नौजवान हैं, आपको लंबी पॉलिटिक्स करनी है, तो आप हर चीज को जनरलाइज मत किया करें। अगर हम जनरलाइज करेंगे तो फिर वो और ज्यादा खराब बात होगी। अच्छा, माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मीम अफजल साहब, हम तो शायद कुछ किसी वक्त गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, अपोजिशन में है, लेकिन आपको बहुत जिम्मेदार होना है। अगर आपके यहाँ से कोई गैर जिम्मेदारी की बात होगी, उसका नुकसान हमको कम होगा, आपको और आपकी सरकार को ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए राजनाथ जी ने जो बयान दिया है उसमें एक बात कही थी उन्होंने, जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। राजनाथ जी ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इन आतंकवादियों को जवाब देगा, ये बात भी कही थी उन्होंने। इसको हाईलाइट करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये न समझा जाए कि दे कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड या उनके साथ चले जाएंगे। वो इस बात को नकार रहे हैं और इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा, श्रीकांत जी सुन रहे हैं मीम अफजल साहब क्या कह रहे हैं? मीम अफजल साहब, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनरलाइज करने की मैंने ना तो कोशिश की और ना मैंने किया है। इस चीज को राजनीति के टच आपने दिया है। मैंने कहा कि कुछ जगह, और उसका मैंने उदाहरण भी दिया आपको, अगर आपको भी ईमानदारी से आकलन करना चाहिए। देखिए, आज कांग्रेस आईसीयू में है, अंतिम सांसें ले रही है। जब अंतिम सांसें कोई लेता है तो ईमानदारी से आकलन करता है। आप कम से कम आज ईमानदारी से आकलन करिए।
आज ईमानदारी से आकलन करिए कि क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कुछ जगह ऐसा नहीं होता है? क्या कुछ जगह धार्मिक गुरु चाहे किसी भी तरह शुरुआत इससे की है, लोगों को भड़काने का काम भाई उसी से की थी। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? शुरुआत उसी से की थी श्रीकांत जी। तो आप ये मत कहिए कि मैं जनरलाइज कर रहा हूं। मैं बिल्कुल शुरुआत उसी से की है जो आप फरमा रहे हैं। आज भी मैं इस मुल्क में आज भी जो मुसलमान है इस देश का वो राष्ट्रभक्त है, और जो बाहर के जो आतंकी संगठन है उनके लिए इस देश में कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं दावे के साथ। नहीं, एक सेकंड श्रीकांत जी, ये तो आप कह रहे हैं। श्रीकांत जी, ये तो आप कह रहे हैं, मत राजनीति, ये तो आपका दावा है श्रीकांत जी। लेकिन एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। नोमानी साहब, दावा ठीक है, बहुत बढ़िया है और कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम देख रहे हैं पूरे देश में कई शहरों में आईसिस का फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है। कई झंडे, कई पोस्टर और कई इस तरह के लड़के पकड़े जा रहे हैं जो जाना चाहते हैं उनके साथ लड़ने के लिए। क्या वजह है नोमानी साहब, जरा बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि ये आईसिस के प्रति ये लड़कों की ये दीवानगी सी जो दिख रही है, क्या है ये? देखिए, इसमें दीवानगी ये है कि जो लोग जो है इस्लाम को जानते हैं, जिहाद को जानते हैं, शरीयत को जानते हैं, और मदरसा मस्जिद है, इमाम है, ये सबकी परिधि से, दायरे से ये लड़के जो है बाहर हैं। तो फैंटेसीइज्म जो है वो जिहाद के नाम पे जो है, वो जन्नत के नाम पे जो है कुछ लोग जो बहका देते हैं। अभी मीम अफजल भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, क्या ये मदरसे के? मदरसे के नहीं है, ये जो है इंजीनियरिंग के जो है चारों तालीम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वहाँ जो है शेरिया में या जो इराक में जो जिहाद हो रहा है, जिहाद का क्या मतलब है। तो ये जो आप ये मानते हैं ना कि आज जब ऐसी दुनिया एकदम छोटी हो गई है सोशल मीडिया के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, और इन लोगों तक पहुंचना कितना आसान है आईसिस के लिए? इंटरनेट पर ये सब हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती है ये तो सरकार काय के लिए, एजेंसियां काय के लिए, ये बच्चे जो है वो कैसे चले गए, कुछ तो पता होना चाहिए ना कि ये बच्चे जो जा रहे हैं कि इसकी क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्यों जा रहे हैं, तो कुछ तो पता होना चाहिए। ये पता है, ये तो कह रहे हैं कि भैया ये फिल्में देखने से अपनी बहनों को रोकते थे, ये बोलते थे बाहर मत जाओ, लड़के लड़कियां साथ में न रहो। इनकी सोच जो है ये पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सोच थी इनकी। नहीं तो वो जानते कहाँ है, वो जानते ही नहीं कि जो है इस्लाम क्या है। ये सोच कहाँ से आई फिर? ये सोच कहाँ से आई? ये सोच जो है उन लोगों ने बनाई होगी जिनके संपर्क में है ये, लेकिन यह है कि ये उस परिधि से बिल्कुल जो है बाहर है, जो इमामों की परिधि है, जो उलमा की परिधि है, जो मदरसों की परिधि है। ये जो है अपने तौर पे जो है बहुत ज्यादा जो है खुद एतमादी जो है। आप नोमानी साहब मान क्यों नहीं लेते? क्या आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आपके अंदर के कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो इस तरह की शिक्षा देते हैं, बहकाते हैं? हम जो है झूठ को क्यों मानेंगे? सवाल पैदा नहीं होता। हमारे दायरे में जो वो बात है ही नहीं, वो तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि चिन्हित करके जो है ऐसे लोगों के खिलाफ। अच्छा ठीक है, ब्रिगेडियर मिश्रा, साहब एक सेकंड में आ रहा हूँ। ब्रिगेडियर मिश्रा इतना आसान क्यों हो गया है? चिन्हित करके कार्रवाई ब्रिगेडियर मिश्रा, आप इसकी सियासत क्यों करते हैं? आप बहुत ज्यादा जब बात करते हैं तो ये जो सियासत हो जाती है। जब वो अपराधी जो है वो सिद्ध हो जाएगा तो कार्रवाई की। चलिए ठीक है, ब्रिगेडियर मिश्रा इतना आसान क्यों हो गया आईसिस के लिए हिंदुस्तान के लड़कों तक पहुंचना? क्या वजह है ब्रिगेडियर मिश्रा? देखिए, जहां तक आतंकी संगठनों का सवाल है, वो उनका रूट आज के दिन में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान एक मदरशिप है। वो आतंकवाद को प्रमोशन करने के लिए पूरी दुनिया जानती है, हर देश जानते हैं। लेकिन मैं ये जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन आईएसआईएस का जो चैलेंज है इंडिया के लिए बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट है, और इस थ्रेट को अगर हम आज इसके बारे में डिबेट कर रहे हैं तो हमारे डिबेट का जो मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या करना चाहिए, लोकल पुलिस को क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, लीगल प्रोसीजर क्या होना चाहिए, यूथ का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, यूथ की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और ऐसे यूथ की गाइडेंस क्या होनी चाहिए जो आईएसआईएस के इन्फ्लुएंस में आ सकते मतलब आज तक ऐसा नहीं हो रहा था कि ब्रिगेडियर मिश्रा आज छोड़ देना है। आज तक भी तो ऐसा हो रहा था ब्रिगेडियर मिश्रा, उसके बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? आईएसआईएस की जो प्रोपेगेंडा है ये बड़ा डीप रूट पकड़ लेगी अगर हम इसको पूरे देश के इंटीग्रेशन के साथ नहीं टैकल करेंगे। अच्छा ठीक है मीम अफजल साहब, आपको लगता है नरेंद्र मोदी आईसिस को काबू करने में सक्षम है, कामयाब हो जाएंगे? मीम अफजल साहब, मेरी ख्वाहिश, मेरी उम्मीद, और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, और पूरा देश उनका साथ देगा इस मामले में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनके साथ होंगे, लेकिन उनको ये भी जरूर देखना चाहिए कि ये बीमारी फैलती क्यों है
और उसका अच्छी तरह से अध्ययन करके उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और कहीं शिकायत है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं देश के और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं उनसे पूरी उम्मीद करता हूं कि वो कंट्रोल करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद होनी चाहिए। खासतौर पे हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं, उनके ताल्लुक से मैं कह सकता हूं, पर्सनली उनको जानता हूं, मैंने उनके साथ काम किया है पार्लियामेंट के अंदर, मैं उनकी सोच को भी जानता हूं। उन्होंने जो तकरीर की है, उनकी तकरीर के एक हिस्से को आज सारा मीडिया कल से दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने जो एक बात मुसलमानों के ताल्लुक से कही है, उसको भी उतना ही हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है वो, मैं समझता हूं उनकी जानिब से। तो मैं समझता हूं हमारी होम मिनिस्ट्री सक्षम है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि दोनों पहलुओं पर काम होना चाहिए। जो मौलाना नोमानी साहब ने कहा, आप अभी भी एक सवाल मिस कर रहे हैं मीम अफजल साहब। मैं बार बार पूछ रहा हूं, आप अभी भी एक पॉइंट मिस कर रहे हैं मीम अफजल साहब। सवाल यह है कि आतंकी गुट आईसिस में लड़के इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं, उसके लिए यहां से क्यों जा रहे हैं लड़ने के लिए? मैं कहूंगा तो आप शायद हंसेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, और जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है जिससे इनकी पहुंच हो गई आसानी से। और ये मदरसे के बच्चे तो बेचारे फेसबुक देखते भी नहीं है, ये तो कंप्यूटर तक उनका एक्सेस ही नहीं है। ये जो पढ़े लिखे बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं, वो सोशल नेटवर्किंग। अब अगर मैं कहूंगा इस पर कोई पाबंदी तो लगाई नहीं जा सकती, बिल्कुल, लेकिन ये नेटवर्किंग जो हो रही है, इसका भी एक बड़ा असर हो सकता है। नेटवर्किंग तो आप ठीक है, वो जाहिर है, वो तो सिर्फ जरिया है मीम अफजल साहब। सोशल मीडिया, इंटरनेट तो सिर्फ जरिया है। तो जरिया तो होगा, दुनिया छोटी होती जाएगी। 21वीं सदी में हम हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दुनिया और छोटी होगी, एक दूसरे तक पहुंचना और आसान होगा, लेकिन वो सिर्फ जरिया है, समस्या नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, अगर उस जरिए से लोग वोटर तक पहुंच रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो आतंकवादी भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। अरे साहब कैसी तुलना कर रहे हैं, श्रीकांत जी नाराज हो जाएंगे। कैसी तुलना कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं मैं बिल्कुल कर रहा हूं। देखिए आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है, ये लोगों को मुतासिर करने के लिए ही होती है, चाहे अच्छाई के लिए हो चाहे बुराई के लिए हो। तो फिर तो आपके हिसाब से इसका मतलब कोई रोक नहीं है, इसकी कहीं रोक होगी नहीं, चलता रहेगा ये तो, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट तो बढ़ेगा आने वाले दिनों में, उसकी पहुंच तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब इन 4 लोगों के बारे में पता चलेगा कि इन्होंने क्यों किया, इनको टेलीविजन पे पेश किया जाना चाहिए, देश के सामने इनसे पूछा जाना चाहिए श्रीकांत जी हरकत क्यों की है। श्रीकांत जी, और मैंने शुरू में कहा आपसे, श्रीकांत जी, हमारे धर्म गुरुओं की बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि इन 4 बच्चों से जाकर के हमारे धर्म गुरु मिले, ठीक है, और उन्हें बताएं कि इस्लाम का सही रास्ता क्या है। सही है श्रीकांत जी। मीम अफजल साहब कह रहे हैं सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो पल पल में ट्वीट करते हैं। सोशल मीडिया जिम्मेदार है। श्रीकांत जी, देखिए पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है, मैंने ये नहीं कहा सोशल मीडिया का उपयोग कि मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार है, मैंने कहा ये भी एक वजह हो सकती है। मीम अफजल जी, मैं आपकी नहीं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं आपको कोई कमेंट टिप्पणी नहीं करने वाला हूं मैं। हाँ, मैं इतना कह रहा हूं मानक जी कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, बताया मैंने कहा वो भी एक वजह है। हाँ ठीक है, नहीं, मैं उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करता मीम अफजल साहब। सोशल मीडिया का जमाना है मानक जी, और कुछ लोग अपनी अच्छाइयों के लिए उसका उपयोग करते हैं, अवेयरनेस के लिए उपयोग करते हैं, और कुछ लोग पूरा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन आज बड़ी बात यह है मानक जी कि इस चीज के लिए कहीं ना कहीं अब तक की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। आप लोगों को गुमराह करते रहे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप करते रहे, और जैसे आपने नहीं की और लोग गुमराह होते हैं। आपने नहीं की, आप श्रीकांत जी आपने नहीं की वोट बैंक की पॉलिटिक्स, मुल्कों में आप इस राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ये पॉलिटिक्स आपके नेताओं ने जहरीले बयान नहीं दिए। सुन लीजिए भाई, प्रज्ञा सिंह से कौन मिलने के लिए गया था? में ऐसे एलिमेंट्स को तवज्जो दी गई, जिन जिन देशों में ऐसे एलिमेंट्स को तवज्जो दी गई, ऐसे सभी देश बर्बाद हो रहे, तबाह हो रहे हैं। इराक सबसे बड़ा उदाहरण है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, वहां एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है। आज इराक में क्या हो रहा है? सरेआम गला काट रहा है, सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर रहा है। तो ये व्यवस्था जो है, जब तक मैंने फिर कहा आपसे, पूरा देश 125 करोड़ जनता
जब तक मिलकर इसके लिए मुकाबला नहीं करेगी मानक जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना है और सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, जाहिर है, ईमानदारी से कानून, कड़ा कानून ऐसे लोगों के खिलाफ लागू हो जिससे दूसरे लोग भी इस तरह के एलिमेंट्स बनने के लिए एक बार उनकी रूह कांपे। लेकिन राजनीति तो अभी भी हो रही है ना श्रीकांत जी, आप कह रहे हैं इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जाते हैं, आज ही कलकत्ता में उन्होंने रैली की है और उन्होंने साफ साफ बोल दिया ममता बनर्जी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। राजनीति तो अभी भी इस मुद्दे पे हो रही है, ऐसा नहीं है नहीं हो रही है। देखिए, मैंने कहा मानक जी, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता जानती है कि कौन ईमानदारी से गवर्नेंस की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है और कौन गुनाहगारों को बचाने की बात कर रहा है। चाहे वो बाटला इनकाउंटर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का बम धमाका हो। आप जब तक कंक्लूड नहीं होता है, जब तक जांच एजेंसियां अपना काम पूरा नहीं करती हैं, तब तक उस प्रदेश की मुख्यमंत्री कहती हैं कि धमाका कराया गया था। स्पष्ट होता है कि राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है, वहां की मुख्यमंत्री राजनीति कर रही हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के बीच में वास्तविकता लोगों के सामने आए। सही, आपका पॉइंट क्लियर है। ताकतों का समर्थन करना बंद कर दो, जनता के हित की बात करो। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। आपने सुना नुमानी साहब, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। मीम अफजल साहब ने भी कहा कि क्यों नहीं कुछ धर्मगुरु मिलकर वहां जाते हैं, उनके परिवार से, उस लड़के से बात करते हैं, उसका ब्रेन वॉश दोबारा करते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम कैसे चले गए वहां पे। हाँ, वो बिल्कुल सही है और हमारे यहाँ जो है ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है और हम आपने देखा। नहीं, आप पूछ रहे थे ना बीजेपी से कि आतंकवाद के लिए उन्होंने क्या किया। हाँ, वो ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। नहीं, हमने तो 200 धर्मगुरुओं ने क्या किया। हमने जो है 200 से ज्यादा जो है बड़ी कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन की, कॉन्फ्रेंस से हो जाता है। और हमने जो है फतवा लेके जो है वो जो है बेंगलोर में और जो है दिल्ली में और जो है आजमगढ़ में और कटक में सब जगह हम लोगों ने जो है 5000 उलमा ने उसका अनुमोदन किया। आप इस लड़के को समझाने जाएंगे इससे मिलने? ये बिल्कुल जो है हमें मौका मिलेगा, हमारे आदमी वहाँ मौजूद है और अगर हमारी परिधि में आएंगे तो समझाएंगे। हम सबको समझाते हैं और जो है हमारी यही कोशिश होती है और हमारे यहाँ प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि जो है इस तरह के जो लोग हैं गांव के, घर के, मोहल्ले के, अगल बगल के, पड़ोस के, इन पे जो है वो नजर रखने की और सही जो है वो दिशा में ले जाने की जो है वो। अच्छा, एक बात बताइए, एक जल्दी से एक लाइन में जवाब चाहूंगा आपका। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर भी हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को ये खराब नाम देते हैं, बदनाम करते हैं, इस तरह के लड़के जो होते हैं, इस तरह की हरकतें जो होती हैं। आपको भी लगता है ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इराक में कहा आईसिस में, इराक में लड़ाई हो रही है, वहां जाके हिंदुस्तान का एक लड़का जाके लड़ रहा है, अपने देश का, अपने पूरी कौम का नाम बर्बाद कर रहा है। आपको भी लगता है ये बिल्कुल सही है? देखिए, आतंकवाद को लेके जो है वो कोई मुसलमान का मामला नहीं, यहाँ देश में जो है वो नक्सलवाद का मामला है। उत्तर पूर्व के राज्यों में ये सब हो रहा है, तो किसी न किसी कारण को लेके जो है वो आतंकवादी गतिविधियों से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सबको जो है वो लड़ने की जरूरत है। इसको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है वो नाम लेके अगर सियासत करेंगे तो जो है इसका जो है जाहिर है इसे जड़ से काटना पड़ेगा, जड़ से काटना पड़ेगा कि क्यों देश में हिंदू मुसलमान देखने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अपराधी सिद्ध हो जाए जो है वो उसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जड़ से काटना पड़ेगा इस भावना को और इस दीवानगी को जो हिंदुस्तान के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और कैसे आतंक की तरफ, आतंकवादी गुटों की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसे जड़ से काटना पड़ेगा, तभी इसे रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमानी साहब, श्रीकांत जी, मीम अफजल साहब, ब्रिगेडियर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।